This conference will now be recorded. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कल हमने ये स्टार्ट किया था तो इंटरनेट कनेक्शन के इशू की वजह से ये हमने कंप्लीट नहीं पढ़ा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस का मतलब ये है कि जब भी कोई प्राइस इंडेक्स नंबर हो, इसका मतलब है वो इंडेक्स नंबर प्राइसेस की चेंजिंग को मेजर करेगा। प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है कि ऐसे इंडेक्स नंबर्स वो सिर्फ प्राइसेस की चेंजिंग्स को मेजर करेंगे। फिर साथ लिखा हुआ है कंज्यूमर। कंज्यूमर हम कहते हैं जो चीजें खरीदने वाले होते हैं, सारिफ। और कौन से वो, एक होती है गुड्स, एक होती है कंज्यूमेबल गुड्स, एक होती है ड्यूरेबल गुड्स, डिफरेंट टाइप की होती हैं। कंज्यूमेबल गुड्स ऐसी गुड्स को कहते हैं जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर इस्तेमाल होती हैं। कंज्यूमेबल गुड्स कौन सी होती हैं? जिसे हम नेसेसिटीज कह सकते हैं, जरूरियात जिंदगी। कौन सी चीजें जो जरूरियात जिंदगी में हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी बेसिक नीड है, उसे कहते हैं कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स नॉर्मली क्या क्या हो सकती हैं? नॉर्मली आ जाती है घी, मिल्क, वेजिटेबल। अपना ना माइक आपका किसी का गलती से ना ऑन हो जाता है, इस चीज का एहतियात किया करें। माइक किसी का भी गलती से ऑन नहीं होना चाहिए। चलें जी, उसके बाद घी, मिल्क, वेजिटेबल्स, शुगर, साल्ट, गुड़, ये डिफरेंट जो हम नॉर्मली चीजें इस्तेमाल करते हैं। आटा भी लिख सकते हो, गंदम भी लिख सकते हो। इन चीजों की कीमतों में जब कमी बेशी आए या चेंज आए तो उसके लिए जो इंडेक्स नंबर इस्तेमाल होता है उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। इसकी अगर डेफिनेशन देखनी है तो डेफिनेशन लिख लें। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर are those index number which can measure the changes in consumable goods, measure the changes in prices of consumable goods with respect to time and place. With respect to time and place. ओके होगी बात। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को मेजर करने के दो मेथड है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को मेजर करने के दो मेथड है। There are two methods. एक मेथड है जनाब जिसे हम कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और दूसरा है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड।
जी, फैमिली बजट मेथड के फैमिली का बजट एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये भी वही चीज है, फैमिली बजट मेथड भी वही चीज है। देखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि अगर हमारे अगले साल खर्चे बढ़ गए हैं पहले से, तो इसका मतलब महंगाई हो गई है, चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। कम हो गया है तो चीजों की कीमतें कम हो जाती हैं। अगर जगह के लिहाज से देखा जाए तो भी देखा जा सकता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कम या ज्यादा होने से हमें चीजों की कीमतों में चेंजिंग को मैयर कर सकते हैं। फैमिली बजट मेथड का मतलब यही है कि हर घर में जो थोड़े से पढ़े लिखे हैं वो अपनी इनकम के लिहाज से एक बजट बनाते हैं कि हमने एजुकेशन पे हमारा इतना खर्चा हो रहा है, हेल्थ पे इतना हो रहा है, शॉपिंग पे इतना खर्चा होता है, फूड पे इतना खर्च होता है। वो भी एक बजटिंग करते हैं बेसिक नेसेसिटीज की। तो अगर बजट पहले से बढ़ाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कीमतें बढ़ रही हैं, कम करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कीमतें कम हो रही हैं। फैमिली बजट मेथड के और नाम भी हैं, इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग मेथड भी कहते हैं। आप खुद देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग किसे कहते हैं? जिंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की पड़ती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग जिंदा रहने के लिए जो जरूरियात जिंदगी की चीजें इस्तेमाल होती है उसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। एक इसका नाम होता है हाउस होल्ड बजट मेथड, एक ही चीज है, हाउस होल्ड बजट मेथड। और भी काफी नाम है लेकिन इतने ही काफी है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का फार्मूला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर को फाइंड करने का समीशन पी एन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन आपके सामने है, क्लियर है? ये मेथड और लेस पेयर इंडेक्स नंबर का मेथड सेम है, तो इसकी प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। अगर सवाल के अंदर उसने हमसे पूछ लिया इन केस कि जनाब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से आप मुझे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करके दें, तो नॉर्मल फार्मूला जो लेस पेयर का है वही लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसकी तो हमें प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, फैमिली बजट मेथड पे आए। फैमिली बजट मेथड के अंदर जो सीपीआई का फार्मूला होता है वो होता है समीशन डब्ल्यू आई ओवर समीशन डब्ल्यू। इसमें डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं। एक डब्ल्यू इस्तेमाल हो रहा है, एक आई इस्तेमाल हो रहा है, दो डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, डब्ल्यू वेट को कहते हैं। क्वेश्चन के अंदर पहली बार वो गिवन होगा वेट के नाम से ही। किस नाम से गिवन होगा? वेट के नाम से। हम उसको डब्ल्यू ले लेंगे, या वो गिवन होगा एक्सपेंडिचर के नाम से। वेट के नाम से गिवन होगा तो डब्ल्यू लेंगे, एक्सपेंडिचर गिवन होंगे और सीपीआई फाइंड करना होगा तो जो एक्सपेंडिचर होंगे वो डब्ल्यू होगा। या सवाल के अंदर खुद बताएगा कि किसको आपने किस कॉलम को वेट लेना है, या क्वेश्चन के अंदर खुद भी कह देता है कि क्यू नॉट को आप वेट ले लो, क्यू एन को आप वेट ले लो। तो फिर क्या होगा? स्टेटेड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में बताएगा कि आपने किसको वेट लेना है। किस तरह से गिवन हो सकता है? वेट के नाम से, एक्सपेंडिचर्स के नाम से, या सवाल के अंदर वो कहेगा कि आपने किसको एज अ डब्ल्यू या वेट लेना। ठीक है, ये तो सवाल के अंदर ही कॉलम बताया होता है। इन केस अगर सवाल के अंदर ना गिवन हो तो वेट फाइंड भी किया जा सकता है।
W फाइंड करने का फार्मूला होता है P नॉट Q नॉट। हमारे पेपर में अगर सवाल आएगा तो 99% चांसेस हैं कि वेट गिवन होगा, फाइंड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल जो सवाल आते होते हैं इंटर के अंदर या ग्रेजुएशन के अंदर, तब W फाइंड भी करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज आ गई आई। ये क्या चीज किस नाम से गिवन होगा? इंडेक्स के नाम से। सवाल के अंदर वो किस नाम से दे सकता है? अगर गिवन होगा वो आई लिख देगा, वो इंडेक्स लिख देगा, वो इंडिसेस लिख देगा, या वो प्राइस इंडेक्स लिख देगा। इन चार नामों से किसी भी तरह से वो आई की वैल्यू दे सकता है। अगर कॉलम के ऊपर उसने आई लिख दिया, इंडेक्स लिख दिया, इंडिसेस लिख दिया, प्राइस इंडेक्स लिख दिया, तो समझो वो जो कॉलम गिवन है वो आई का कॉलम है। और अगर नहीं गिवन होगा तो आई फाइंड भी हो सकता है, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। पी एन यानी एक कॉलम बनाएंगे, हर पी एन को पी नॉट पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम दो तरह के सवाल अभी हल करेंगे, जिसमें एक बेसिक सवाल करते हैं जिसमें फार्मूला की प्रैक्टिस है। टोटल एक्सपेंडिचर की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक सीपीआई के कम सवाल आए हुए हैं, इसकी एप्लीकेशन के सवाल आए हुए हैं। बट अगर सवाल आता भी है तो उसमें डब्ल्यू और आई नॉर्मली वो दे देता है, हमने सिर्फ फार्मूला लगाना होता है। बट अगर फाइंड करने हो तो आपके सामने है, हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो दो सवाल करते हैं हम। हमारी कोशिश है कि नमाज असर से पहले हम सीपीआई कंप्लीट कर लें और उसके बाद फिर हम इसकी एप्लीकेशन अगले लेक्चर में करेंगे। तो आ जाए जनाब, सीपीआई का एक सवाल करते हैं। कमोडिटीज है हमारे पास, मिल्क, शुगर, राइस। वेट है मिल्क 10, शुगर 12, राइस 8, और प्राइस इंडेक्स इनका है मिल्क का कर लेते हैं जितना मर्जी कर लो, 120, शुगर का 150 और राइस का 210। और वो कहता है हमसे फाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। जी जनाब, फार्मूला हमारे पास है। जब भी हमें पता है कि इस गिवन सिचुएशन के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर का मेथड तो लग ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, सीपीआई इज इक्वल टू समीशन डब्ल्यू आई ओवर समीशन डब्ल्यू। तो आ जाए जनाब, डब्ल्यू आई फाइंड कर ले। ये हमारे पास डब्ल्यू है, ये हमारे पास आई है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। W और I को आपस में मल्टीप्लाई कर लें।
1200। उसके बाद 150 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से 1800, और 8 को मल्टीप्लाई कर दो 210 से 1680। तो WI का अगर हम सम कर लें तो बन जाता है 4680, और अगर W का सम कर लें तो ये बन जाता है 30। और अगर हम 4680 को डिवाइड कर दे 30 पे तो ये हमारे पास आ जाएगा 156। और अगर इसकी इंटरप्रिटेशन बताएं तो इसका क्या मतलब है, 100 से ऊपर आंसर है, 56% प्राइसेस इंक्रीज हो गई, 56% प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं एज कंपेयर टू, वो साल गिवन ही नहीं है तो इसलिए कंपैरिजन का नाम नहीं लिखते। क्लियर होगी बात जनाब? एनीवन जिसको बात समझनी है तो बताएं, वरना आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं हम। आज काफी सारे स्टूडेंट मिसिंग हैं क्लास में। मुझे लगता है कि उनको आइडिया है कि सर ने रिकॉर्डिंग भेज देनी है, शायद इसलिए मिसिंग है। ये बात गलत है, इसलिए रिकॉर्डिंग भेजना मुनासिब नहीं समझा जाता। चलो किसी का चले जी, अगला सवाल इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सीपीआई का लास्ट सवाल है, फिर बाद में इसकी एप्लीकेशन पे आएंगे। इसमें काफी चीजें मैंने डिस्कस करनी है, ठीक है? तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और पॉसिबल है कि अगर आपको सही समझ लग गई तो हमारा सीपीआई इसी लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा। अगला लेक्चर हम मैथ पे कर लेंगे या फिर स्टैटिस्टिक्स का एवरेज वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ताकि मेजर चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सवाल लिखें, कमोडिटीज, जी जनाब, शुगर है, वीट है और राइस है। एक्सपेंडिचर्स 2018 के अंदर शुगर पे आपके एक्सपेंडिचर जो आ गए हैं 2018 में, वो अब हर बंदे को अपना आइडिया है कि वो कितनी एक शुगर खा जाते हैं एक साल के अंदर कि उन्हें शुगर भी ना हो। तो तकरीबन मुझे लगता है नॉर्मली जो एक घर में इस्तेमाल होती है ना चीनी, वो तकरीबन, वैसे आजकल के हिसाब से तो 10-12 हजार की चीनी खा जाते होगी एक फैमिली, हम 12,000 लिख लेते हैं। वीट के ऊपर हम 20,000 लिख देते हैं और राइस के ऊपर हम 8,000 लिख देते हैं। 2018 के एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं। उसके बाद प्राइसेस हैं। – 2018 में और 2020 में हम कहते हैं कि जनाब जो प्राइसेस हैं, अब ना एक एक जीरो कम कर दो ताकि ना सवाल ज्यादा लेंथी ना हो जाए, क्योंकि हमने तो चीजें सीखनी है ना। बल्कि 12, 20 और 80 कर लो बस, ताकि क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा ना हो जाए, ताकि जल्दी जल्दी सवाल हो जाए। इस तरह वो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। शुगर की कीमत है जनाब 2018 में कीमत थी 130 रुपए कर लेते हैं और 2020 में 160 कर लेते हैं।
वीट की कीमत थी 2000, यानी पर केजी के हिसाब से अगर हम लोए तो वीट सपोज दैट 2018 में 50 रुपए, और अब कर लेते हैं 70 रुपए। जो राइस है वो उसकी कीमत कर लेते हैं 200 2018 में कर लेते हैं, और 240 2020 में कर लेते हैं। अब सवाल की अंडरस्टैंडिंग में आपने देखना है कि हमने ढेर सारी चीजें फाइंड करनी, और पेपर में ये डिफरेंट स्टाइल से चीजें आ सकती हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट लिखें जरा। सब रिक्वायरमेंट के अंदर पेपर में जितनी भी हम रिक्वायरमेंट लिख रहे हैं, पेपर में कोई एक रिक्वायरमेंट आएगी, फाइंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, या वो सिंपल ये भी कह सकते था इंडिसेस बताओ, क्योंकि इंडिसेस भी इंडेक्स नंबर को कहते हैं, या वो इंडेक्स भी कह सकता है सिंपल कि ये बताओ। तो ये सारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ही पूछ रहा होगा। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं परचेजिंग पावर भी बताओ। ये दो चीजें तो इंतहाई जरूरी हैं। तीसरे नंबर पे वो कहता है इफ एक्चुअल वेजेस, वेजेस कहते हैं दिहाड़ी या इनकम को, एक्चुअल वेजेस या एक्चुअल इनकम, इफ एक्चुअल वेजेस is rupees 60,000 in 2020, find real wages या रियल इनकम, एक ही बात है। कहते हैं कि 2020 के अंदर अगर एक शख्स ने 60,000 कमाया है तो बताओ उसकी रियल इनकम क्या है। ये तो एक्चुअल में है ना। एक्चुअल का मतलब क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। देखिए, आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले जो लोग 10,000 में काम करते थे, आज वो काम 25,000 में हो रहा है। तो आज का 25,000 रियलिटी में 10,000 हुआ, क्योंकि काम तो 25,000 भी वो 10,000 वाला ही कर रहा है। तो रियलिटी में हमने जब चीजें चेक करनी होती हैं, तो रियलिटी का मतलब ये है कि जितना काम 10,000 में पहले होता था, आज अगर वो 25,000 में हो रहा है, तो आज का 25,000 कल के 10,000 के बराबर है। चौथी बात भी लिख लेते हैं, और ये चारों में से लास्ट जो मैं लिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में कई दफा आया। वो कहता क्या है कि जनाब, इफ एक्चुअल वेजेस या एक्चुअल इनकम इज रुपीज 80,000 in 2020, find actual wages of 2021 if index of 2021 is 140। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल की हमने प्रैक्टिस भी आज ढेर सारी करनी है। ओके होगी बात। तो क्वेश्चन लिख लिया सबने, या कोई बंदा क्वेश्चन लिख रहा है अभी स्टिल? 1 मिनट है आपके पास क्वेश्चन लिखने के लिए, ये इसको कंप्लीट करें। 1 मिनट लगाएं इसके ऊपर।
जी जनाब। सर पेपर में वैल्यूज ज्यादा बड़ी नहीं ना आती? सॉरी, क्या कह रहे हो? पेपर में वैल्यूज छोटी देता है कि बड़ी देता है? वो वैल्यूज का कोई इशू नहीं है, वैल्यू जिस तरह की मर्जी दे दे, कैलकुलेटर हमारे पास होगा, हम सब कुछ कर लेंगे, वो वैल्यूज की टेंशन ना ठीक लें। है सर। जी, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं फिर। 3 नंबर का या यस 2 सर। नंबर का ये सवाल आता है जो हमने आखिर में लिखा है, ऊपर वाला अभी तक कोई सवाल नहीं आया पेपर में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला काम हम फाइंड करते हैं सीपीआई। अब जरा ध्यान से ये सवाल हमने करना है। सबसे पहला हम फाइंड करते हैं सीपीआई। सीपीआई के लिए इस सवाल के अंदर हमें डब्ल्यू तो गिवन है, लेकिन आई नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे पी नॉट और ये हो जाएगा हमारे पास पी एन। हम इसका आई फाइंड कर लेंगे। आई का फार्मूला हमें पता है, अभी हमने लिखा है पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100 और डब्ल्यू हमें गिवन है। अगर डब्ल्यू ना गिवन होता तो उसका फार्मूला था पी नॉट क्यू नॉट। ठीक है, चले जनाब फाइंड करना शुरू कर दें। पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100, 160 ओवर 130 मल्टीप्लाइड बाय 100। 160 को 130 पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो 123 आ जाता। फिर जनाब 70 ओवर 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, 70 ओवर 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर उसके बाद 240 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 120। जी जनाब, सीपीआई के लिए जो हमें रिक्वायर्ड थी चीजें वो आ गई। अब हमने साथ करना है डब्ल्यू आई। डब्ल्यू और आई को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 12 मल्टीप्लाइड बाय 123, 1476। 140 मल्टीप्लाइड बाय 20, 2800। and 120 multiplied by 8, 960। जी जनाब, कितनी अमाउंट आ गई? 5236, 1476 प्लस किया हमने 2800 प्लस कर दिया 960, तो 5236। डन होगी बात। तो हमारे पास सीपीआई आ जाएगा समीशन डब्ल्यू आई ओवर समीशन डब्ल्यू। जी जनाब, सबसे पहली रिक्वायरमेंट सीपीआई समीशन डब्ल्यू आई ओवर समीशन डब्ल्यू। 5236 डिवाइडेड बाय समीशन डब्ल्यू कितना आ रहा है? 40। हाँ जी 40। 5236 डिवाइड बाय 40, 130.9। और इस आंसर का मतलब है कि 30.9% प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं इन 2020 एज कंपेयर टू 2018।
जी मेरे भाई, सीपीआई फाइंड करने में अगर किसी को कोई इश्यू है तो बताए। डन है? सीपीआई ओके है? सर ये 40 कैसे आया है? 40 तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है। अच्छा 40 समीशन डब्ल्यू है ये। डब्ल्यू का साम करो ना, वैल्यू 20 और 8। अब जरा इस सीपीआई का जादू देखते जाना, वैसे सवाल के अंदर ये गिवन होता है। नेक्स्ट अगली रिक्वायरमेंट क्या है? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का फार्मूला लिखने जनाब, 1/CPI मल्टीप्लाइड बाय 100। परचेजिंग पावर का फार्मूला क्या होता है? 1/CPI मल्टीप्लाइड बाय 100। जी जनाब, क्या आंसर आएगा? 1/113.9 मल्टीप्लाइड बाय 100। परचेजिंग पावर आ गया 0.76। अच्छा, परचेजिंग पावर कहते किसे हैं? परचेजिंग पावर कहते हैं कि पैसे के पास पावर कितनी है परचेज करने की। तो अगर सपोज दैट पेपर में कभी इस तरह से आ जाए कि जनाब आपके पास दो सिटी हैं, एक सिटी ए है और एक सिटी बी है। सिटी ए की परचेजिंग पावर है 0.95 और सिटी बी की परचेजिंग पावर है 0.80। कहते हैं बताओ इन दोनों सिटीज में मोर एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है? ए या बी? मोर एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है? अगर वो हमें दो शहर दे दे या दो जगह दे दे या दो टाइम दे दे और हमसे पूछे कि उसमें से मोर एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है या सस्ता सिटी कौन सा है, तो जिसकी परचेजिंग पावर कम होती है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ये बात याद रखें, उधर महंगाई ज्यादा होती है, ये मोर चीपर है, सस्ता। परचेजिंग पावर ज्यादा होगी तो इसका मतलब है महंगाई कम है, परचेजिंग पावर कम होगी तो इसका मतलब है महंगाई ज्यादा है। ठीक है, तो परचेजिंग पावर हमेशा इंडेक्स से उलट होती है, महंगाई ज्यादा परचेजिंग पावर कम, और महंगाई कम तो परचेजिंग पावर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, वैसे फाइंड करने का यही तरीका है, 1/CPI मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके होगी बात? तीसरी रिक्वायरमेंट अपने सामने रखें। तीसरी रिक्वायरमेंट, जी जनाब, थर्ड रिक्वायरमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल के अंदर उसने क्या लिखा है? कहता है कि जनाब आप फाइंड करो रियल वेजेस। तो रियल वेजेस का फार्मूला लिख लें प्लीज। रियल वेजेस या रियल इनकम का एक्चुअल वेजेस या इनकम मल्टीप्लाइड बाय परचेजिंग पावर। देखें, एक ही चीज से आगे वही चीजें फर्दर बनती जा रही हैं। रियल वेजेस या रियल इनकम जब भी फाइंड करना हो, एक्चुअल इनकम या एक्चुअल वेजेस को या एक्चुअल वैल्यू को परचेजिंग पावर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो एक्चुअल इनकम या एक्चुअल वेजेस हमारे पास थर्ड पॉइंट के अंदर 60,000 है, मल्टीप्लाइड बाय परचेजिंग पावर है 0.76। क्लियर होगी बात? ये वैल्यू को राउंड ऑफ करने में फर्क करोगे तो आंसर जाहिर सी बात है चेंज आएगा।
तो इसलिए हम 0.76 लिखा है, तो इसी वैल्यू से ही मैं लिख देता हूं। तो 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.76 से तो 45,600 आ जाएगा। अब जो लोग सीखने की नीयत से बैठे हैं, जो लोग प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देखना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट की, तो गौर फरमाइएगा। इसका मतलब यह है कि 2018 के अंदर जो काम 45,600 में होते थे, वही काम 2020 में 60,000 में हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 2020 का 60,000 2018 के 45,600 के बराबर है। 2018 का जो 45,600 है, जितना काम इतने, जैसे सपोज दैट मैं कहता हूं कि आपके घर का रेंट 2018 में 45,600 था, आज 60,000 है। इसका मतलब रेंट तो वही है, घर तो वही है, उसी में रह रहे हो आप, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू चेंज हो गई है। तो रियलिटी के अंदर आज का 60,000 2018 के 45,600 के बराबर है। उम्मीद है कि रियल वेजेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ लग गया होगा। ओके होगी बात। चले जी, आखिरी बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में एक दफा सवाल दोबारा पढ़ते हैं। कहता है जनाब कि आपके पास एक्चुअल वेजेस है 80,000 अगर 2020 में, ठीक है। तो आप एक्चुअल वेजेस बताएं 2021 की। अगर 2021 का इंडेक्स 140 है, मैं आपको फार्मूला बताता हूं। किसी भी साल की एक्चुअल वेजेस अगर आपने फाइंड करनी है, किसी भी साल की एक्चुअल वेजेस का फार्मूला है एक्चुअल वेजेस इज इक्वल टू, इसके साथ करंट ईयर लिख दो। करंट ईयर का मतलब है जिस साल की फाइंड करनी हो, ठीक है। तो आपने लिखनी है एक्चुअल वेजेस ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब जिस साल की वेजेस हमने फाइंड करनी है। एक्चुअल वेजेस ऑफ बेस ईयर डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय करंट ईयर का इंडेक्स। इंडेक्स कहते हैं सीपीआई को। इंडेक्स किसे कहते हैं? सीपीआई को। अब इसके अंदर बेस ईयर कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बेस ईयर उसको कहते हैं, बेस ईयर उसको कहते हैं जो हमारे पास कंपैरिजन के लिए साल गिवन होता है। 2 साल है ना, 2021 हमने फाइंड करना है, 2020 7 गिवन है। तो जो आपको 7 साल गिवन है, उसने कहा उस साल की वेजेस 80,000 है डिवाइडेड बाय 130.9। ये कहां से आया? 2020 का सीपीआई 130.9 ही तो है। 2020 का जो सीपीआई है वो 130.9 ही तो है, मल्टीप्लाइड बाय और ये दोबारा करंट बता दें एक्चुअल। ये गिवन एक्चुअल वेजेस, ये गिवन है। देखें अपने सवाल में, देखें एक्चुअल वेजेस ऑफ 80,000 इन 2020, ये सवाल के अंदर गिवन होगी और गिवन है इसमें भी जी मेरे भाई। और 140 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 80,000 डिवाइडेड बाय 130.9 मल्टीप्लाइड बाय 140, 85561.5।
कहता है जनाब 2020 में जो लोगों की तनख्वाहें 80,000 है या वेजेस 80,000 है एक्चुअल में, 2021 में 85561.5 हो जाएंगी, तनख्वाहें बढ़ जाएंगी। ठीक है जनाब, तो ये सवाल, इसकी प्रैक्टिस हम नमाज के बाद करते हैं, तो जल्दी से आप नमाज असर अदा करें। 4:15 पे आप वापस आ जाइएगा। आज सेकंड लेक्चर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 2-3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो आप तब तक नमाज अदा कर लीजिए, उसके बाद हम 4:15 पे स्टार्ट कर देंगे, तो फौरन आ जाइएगा।